जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके परिवार ओनली सिविल सर्विस गिरी पर OCS गिरी पर। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, ये प्रैक्टिस सेट चल रहा था UPPSC के लिए, है ना। और ये सोर्सेज जो है UPSC से ही है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, है ना। स्टेट PCS और UPSC के लिए, और साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो देखिए। ये ओल्ड हिस्ट्री चल रहा था, ओल्ड हिस्ट्री का ये सेट नंबर 8वां हो जाएगा। इसके 2-3 सेट आने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, फिर ऐसे ही मिडल के बाद मॉडर्न, और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन बेल को ऑन कर लीजिए, यहाँ पे होगा, है ना। ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य मत मध्य एशिया सिद्धांत है। यह सही बात है। मध्य एशिया अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ऐसा मत दिया है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे, और जिसमें से एक नाम जो है सबसे ज़्यादा फेमस रहता है मैक्स मूलर, ठीक है, याद रखेंगे आप। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो है मध्य एशिया से बिलोंग करते थे। तो ये सिद्धांत इनके नाम पे, मतलब ये मुख्य रूप से इस पे हैं, बाकी बहुत सारे और भी मत हैं। भारत में आर्यों की प्रारंभिक जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। हमें सही उत्तर की जांच करना है, तो ये भी सही है, हमें ऋग्वेद में ही आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे हमें असत्य छांटना है। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु सप्त सैंधव प्रदेश था, और सप्त सैंधव प्रदेश सही बात है। हमें असत्य ढूंढना है, तो असत्य यानी कि हम जब कट लगाएंगे यानी कि वो वाला आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था? नहीं था, ज्ञान था ही नहीं। समुद्र के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वो उस समुद्र तटीय क्षेत्रों में नहीं पहुंचे थे, है ना। इधर गंगा के किनारे तक आए थे, यमुना तक इनका विस्तार हुआ था, लेकिन ये समुद्र के बारे में नहीं जानते थे। आर्यों को हिमालय पर्वत की जानकारी थी, ये सही बात है ना। जम्मू कश्मीर के आसपास उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र से आए थे, तो ऐसे हिमालय के बारे में जानकारी थी। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को संपूर्ण गंगा नदी घाटी का भौगोलिक ज्ञान था, तो ये सब सही है। जो नहीं सही है वही हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। उन्हें समुद्र के बारे में जानकारी नहीं थी, किनको? आर्यों को। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को सम्मिलित रूप से त्रयी कहा जाता है। सही बात है। देखिए, तीनों वेदों को अगर हम जोड़ दें तो उसे हम त्रयी कहते हैं, अथर्ववेद को छोड़ करके, ठीक है। सबसे लास्ट में अथर्ववेद आता है बहुत समय बाद, और चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं, ठीक है। यह भी सही है, संहिता ही कहते हैं। वैदिक साहित्य में उपनिषदों को ब्रह्म विद्या की संज्ञा दी जाती थी। वैदिक साहित्य में उपनिषद जो हुआ करते थे उन्हें ब्रह्म विद्या की संज्ञा दी गई है। तो इसमें कहा क्या है? सही उत्तर छांटना है, तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, इससे आप क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे। अब PCS में इसमें थोड़ा सा लो होगा क्वेश्चन, तो इससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्योत्तर काल में भूमध्य सागरीय देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध समृद्धिपूर्ण थे। सही बात है। सही बात है क्यों? मध्योत्तर काल की बात कर लें तो मध्योत्तर काल कब से शुरू होता है? तो अगर हम बात करें मौर्यों के बाद का जो समय काल था वो शुरू हो जाता है शुंग वंश से, ठीक है। तो शुंग वंश में फिर उधर कुषाण,
ये सब सारे के सारे बाहर देश से आए थे, है ना। तो जब वो उधर ही के थे, है ना, तो संबंध भी ठीक ठाक थे। तो सुंग वंश से शुरू होकर इधर कुषाण तक पूरा चलता है, ठीक है। मौर्योत्तर काल तो ठीक ठाक टाइम पीरियड रहा है। तो उसमें क्या है, इनका जो व्यापारिक संबंध था भूमध्यसागरीय देशों के साथ ठीक ठाक था। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भृगुकच्छ था, जिसे बैरीगाथा भी कहा जाता था। तो हमें क्या बताना है, अच्छा विचार करना है कौन से सही है या कौन से गलत, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा भृगुकच्छ के लिए भी, है ना। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भृगुकच्छ था, जिसे बैरीगाथा भी कहा जाता था। उस समय की बात है। मौर्योत्तर काल में लोहे का निर्यात दक्षिण अफ्रीका बंदरगाहों पर किया जाता था। दक्षिणी अफ्रीका बंदरगाहों पर लोहे का निर्यात किया जाता था। ये भी सही है। तो तीनों सत्य हो जाएंगे, ये सभी सत्य हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, संगम युग में नारी की स्थिति के बारे में निम्न, ये नंबर हो जाएगा 5वां। संगम युग में नारी की स्थिति के बारे में निम्न कौन से कथन सत्य नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है, ठीक है। उच्च कुल की नारी पुरोहित के पद पर आसीन हो सकती थी। उच्च कुल की नारियां पुरोहित के स्थान पर आसीन हो सकती थी, ये गलत है। बाकी सैनिकों में राजा की रक्षा के लिए स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी, सही है। प्रतिष्ठा पाने के लिए स्त्रियां सती हो जाती थी, और आमतौर पे ये भी सही है फिलहाल। और स्त्रियों की बात करने जो सती होती थी आमतौर पे वो क्षत्रियों की पत्नियां सती हुआ करती थी, ठीक है। ये संगम की बात है, जिसमें चोल चेर पांडे आते हैं, सम्मिलित रूप से आते हैं, है ना। और अगर हम संगम युग की बात कर लें, जिसमें ये सारे राज्य सम्मिलित रहेंगे, तो उसका जो टाइम पीरियड रहा था 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व से, ये ईसा पूर्व है, से लेकर के 300 ईस्वी तक चोल चेर पांडे, ये यानी कि दक्षिण भारत के ये वंशज हैं। तो इसमें 500 के आसपास, यानी कि 500 ईस्वी का 500 सालों का टाइम पीरियड रहा था। तो इसमें मैं क्या बताना था, कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं, पहला ही नहीं था, तो केवल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर चयन करें। इसमें सही हमें बताना है ऋग्वैदिक काल के बारे में। दसराग युद्ध प्रश्नी नदी के किनारे हुआ था, ये सही है। दसराग युद्ध प्रश्नी नदी के किनारे हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, ये भी सही है। सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है। ऋग्वैदिक काल में गंगा सबसे पवित्र नदी थी, तो हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो ये गलत हो जाएगा, गंगा के बारे में नहीं है ना। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, ठीक है। और सरस्वती की बात कर लें तो इसका नाम जो था नदी तमा था, उसमें दूसरा नाम नदी तमा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या पूछ रहा था, कौन सा सही है। तो पहला और दूसरा सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। कौन से तथ्यों से पुष्ट होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, सही बात है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ये भी सत्य है। उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन, ये भी सही है। और यहाँ पे हम बात कर लें तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति कितना अमीर है
वो मवेशियों के आधार पे ही क्लियर हो पाता था। ठीक है, मवेशियाँ जिसके पास ज़्यादा है, यानी गाय जिसके पास गोधन ज़्यादा है वही अमीर है, यहाँ ज़मीन से कोई मतलब नहीं था। ये बात कब की हो रही है? ऋग्वैदिक काल की, यानी आर्यों के बारे में बात हो रही है। तो ये सारे के सारे सत्य कथन हैं। ठीक है, तो गायों का बहुत ही ज़्यादा महत्व था। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन सुमेलित करना है। नदियों के प्राचीन नाम हैं और आधुनिक नाम हैं, इनको देखना है। तो सरस्वती, तो इसमें देखिए डायरेक्टली हम लोग मैच कर लेंगे, है ना। तो सरस्वती की बात कर लें तो सरस्वती का ये घग्गर या हाकरा, घग्गर हाकरा, ठीक है, सरस्वती का। सतुद्री का यही सीधा सीधा हो जाएगा सतलज, ठीक है, सतुद्री का सतलज। परुष्णी और विपाशा, इनको हमें ध्यान देना है। तो परुष्णी हो जाती है रावी, परुष्णी नदी और रावी नदी की का प्राचीन नाम था। विपाशा जो है व्यास नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, ये मैच हो गया। सरस्वती, घग्गर हाकरा, सतुद्री हो जाएगा सतलज के लिए, परुष्णी हो जाएगा, परुष्णी हो जाता है रावी के लिए, और विपाशा व्यास, ये इनके प्राचीन नाम थे। और साथ ही साथ और नदियां जैसे आपका चिनाब हो गया, तो चिनाब का जो प्राचीन नाम था, चिनाब का हो जाएगा अस्किनी। ठीक है, अस्किनी, चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी। और झेलम का भी देख लीजिए, झेलम, झेलम का हो जाता है विस्तता। ठीक है, झेलम का क्या हो जाता है? विस्तता। एक ज्यादा पूछता है गंडक, गंडक के बारे में पूछता है। तो गंडक का जो नाम था वो था सदानीरा। ठीक है, प्राचीन नाम सदानीरा, प्राचीन नाम था गंडक का। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो ऐसे आप इसको देख लीजिएगा कौन सा है ना ऑप्शन। तो जिसमें पहला ए और 4 मैच कर रहे हो तो देख लीजिएगा। इसमें तो 5 भी है, 5 है नहीं, तो पता नहीं कहां से 5 दे रखा है। चलिए, इसमें या तो मिस होगा कुछ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि राजा ऐसा नहीं चाहता था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। ये सबसे सटीक स्टेटमेंट यही है, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। यह सामाजिक संरचना के अनुकूल नहीं था, राजपद अनुवांशिक नहीं था। तो हमें सिर्फ क्या बताना है? हाँ, मुख्य रीजन तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। ठीक है, इसलिए राजा का कोई प्रशासनिक पद नहीं हुआ करता था। बाकी चीजें हमें नहीं देखना है। नेक्स्ट और लास्ट हो जाएगा 10वां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इत्सिंग गुप्त काल में भारत यात्रा पर था। इत्सिंग ने भारत में चीनी मंदिरों के ध्वस्त होने का वर्णन किया। तो क्या बताना है हमें? असत्य बताना है। तो इत्सिंग गुप्त काल में भारत यात्रा पर था, नहीं। इत्सिंग भारत में चीनी मंदिरों पर ध्वस्त किया था का वर्णन किया, वो भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस यहीं तक लास्ट। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।